जापान का ऐसा रेप केस जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। जुंको फुरुटा जो कि जापानीज लड़की थी, सिर्फ 16 साल की ये लड़की थी और इसका 500 से ज्यादा बार रेप किया गया था 12 अलग अलग मर्दों के द्वारा। और आपको ये भी बता दूं कि इसकी थाई और जेनिटल पार्ट्स को जो है बर्न किया गया था सिगरेट से, गरम रॉड से, और इतना टॉर्चर किया गया कि एंड में इस लड़की की मौत होगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव अंग्राल आप सभी के साथ और आप सब देख रहे हैं देसी गलबात। आज मैं बात करने जा रहा हूं जापान के एक ऐसे केस की जिसने पूरी दुनिया को डर के माहौल में डाल दिया था कि दुनिया में ऐसे लोग भी जिंदा है जो कि एक शैतान से भी बदतर हरकत जो है वो कर सकते हैं एक 16 साल की बच्ची के साथ। एक 16 साल की जापानीज लड़की जिसका कि 44 डेज तक कंटिन्यूअस रेप किया गया। जापान में इसको कॉन्क्रीट रैप गर्ल के नाम से भी जाना जाता है और ये केस इतना फेमस हुआ था कि जब सरकार ने इस पर अपनी रोशनी डाली और जब इसके किडनैपर्स ने खुद अपने मुंह से सच्चाई बताई तो ना कि सिर्फ जज का बल्कि पूरी दुनिया का दिल दहल गया था। जुंको फुरुटा एक हाई स्कूल टीनेजर थी जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी और काफी लड़कों की जो थी अट्रैक्शन जो थी उस पर आती थी और काफी लड़के जो थे उसको रिलेशनशिप के लिए फोर्स करते थे, जिनमें से एक जो कि किडनैपर था उसने भी उस लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की। हालांकि जो किडनैपर था हिरोशी मियानो वो एक गैंगस्टर भी था और पूरे स्कूल के बच्चे उससे डरते थे क्योंकि वो बुली भी था, लेकिन इस लड़की ने बहुत ही बहादुरी से उस लड़की को रिलेशनशिप के लिए मना किया, जिसकी वजह से हिरोशी मियानो के दिमाग में ट्रिगर हुआ कि इस लड़की ने किस तरीके से उसको मना, और उसके बाद इसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इसको किडनैप करने का प्लान बनाया। फाइनली ऑन नवंबर 25, 1988 में इस लड़की को किडनैप किया गया, जिसमें से कि एक किडनैपर हिरोशी मियानो ही था और टोटल ये 4 किडनैपर थे जिन्होंने इस लड़की को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद वो लड़की को एक किडनैपर के ही घर में लेके गए जिसका की घर अदोशी टोक्यो में था। नोबुहारू मिनातो के पेरेंट्स घर पर नहीं थे जहां पर इस लड़की को कैप्चर किया हुआ था और एक किडनैपर के द्वारा इस लड़की को फोर्स किया गया कि वो अपने घर पर फोन करके ये बोले कि वो घर से भाग गई है और अपने दोस्त के साथ रहने के लिए आई है, जिसकी वजह से उसको ढूंढने का इकलौता जरिया जो कि उसके पेरेंट्स थे वो भी खत्म हुआ और सारा रिस्क जो था जो कि किडनैपर्स को उस लड़की के ढूंढने पर हो सकता था वो रिस्क किडनैपर्स के द्वारा खत्म किया गया। आप इन किडनैपर्स की प्लानिंग देख सकते हो कि कितनी प्लानिंग से इन्होंने किडनैपिंग की ताकि इन पर कोई शक ना आए और किस तरीके से इन लड़की को अबडक्ट करके किडनैप करके एक घर में रखा गया और उसके बाद टॉर्चर किया गया। आगे आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस लड़की को टॉर्चर किया गया। लड़की को फोर्स किया गया कि जो लड़के के पेरेंट्स है जहां पर उस लड़की को किडनैप किया गया है उसको फोर्स किया गया कि वो उनके पेरेंट्स को बोले कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है एक वन ऑफ द किडनैपर्स की, ताकि उनके पेरेंट्स को उस पर कुछ शक ना हो कि आखिर ये लड़की इस घर में क्या कर रही है। और डर के मारे लड़की ने वैसा ही किया जैसा कि किडनैपर्स ने उस लड़की को बोला था। ड्यूरिंग 44 डेज ऑफ अबडक्शन, ये आगे वाली लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि उस लड़की के साथ आखिर क्या क्या किया गया था। सबसे पहले तो जिस कमरे में उस लड़की को रखा गया था वहां पर उस लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा जो था वो नहीं दिया गया था। उस कमरे में कोई भी ब्लैंकेट नहीं थी, कोई भी बेड नहीं था, कोई भी ऐसा गद्दा नहीं था जहां पर की लड़की बैठ सकती थी, और लड़की को फुल्ली नेकेड जो था उस कमरे में रखा गया था एक चेन के साथ बांधकर, ताकि वो लड़की ऑलमोस्ट हर टाइम जो थी ओपन रहे और जो भी उस कमरे में आए वो उसको नेकेड ही देखे। और उन किडनैपर्स के द्वारा ही बताया गया कि उस लड़की को एक दिन में 100 से अधिक बार जो था रेप किया जाता था और फोर्सफुली रेप करने के बाद आपको ये भी बताते चले यानी कि 100 से अधिक लोग थे जिन्होंने उस लड़की का रेप किया, और ये भी बताया जा रहा है कि 500 से अधिक बार उसका रेप हो चुका था, जिसमें से कि एक दिन में एक बार 12 अलग अलग मर्दों से उस लड़की का रेप करवाया गया, जिसमें कि लड़की जो थी वो बेहोश हो चुकी थी एक पॉइंट पे आके, लेकिन फिर भी फोर्सफुली उस लड़की का रेप किया गया। और आप खुद सोच सकते हैं कि एक दिन में 12 अलग अलग लड़कों के द्वारा रेप करवाना ये कितना दर्दनाक और टॉर्चर से कहीं ज्यादा घिनौना ये हरकत थी कि 12 अलग अलग लड़कों से जो था उसका रेप एक दिन में करवाया गया और पूरे टाइम पीरियड के दौरान 500 से अधिक बार उस लड़की का रेप हुआ। एक बार तो उस लड़की को 4-5 लोगों के सामने फोर्सफुली मास्टरबेट करने के लिए कहा गया था और मना करने पर पैन से उस लड़की के सर पर हिट किया गया, जिससे कि लड़की
को ब्लीडिंग होने लगी, लेकिन फिर भी उसको फोर्स किया गया कि वो उन लड़कों के सामने मास्टरबेट करे। जिस तरीके से हमारे घर पे गेस्ट आते हैं और पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बच्चे अपना कोई टैलेंट इन मेहमानों के सामने करके दिखाओ, इनको इम्प्रेस करके दिखाओ, वैसे ही जब गेस्ट उन किडनैपर्स के पास आते थे तो लड़की को फोर्स किया जाता था घिनौना डांस करने के लिए और मास्टरबेट करने के लिए। 16 साल की इस मासूम बच्चे के वजाइना और एनस में ऐसी ऐसी चीजें इंसर्ट की जाती थी जिसमें से कि एक आयरन बॉटल, आयरन रॉड, सीजर और कांच की शीशी तक इस लड़की के वजाइना और एनस में इंसर्ट की गई, जो कि सोचना ही काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। और खाने के नाम पर सिर्फ उसको एक पानी दिया जाता था और सूखी ब्रेड जो थी वो भी कभी कभार जो थी लड़की को दी जाती थी। जो किडनैपर्स थे उन्होंने सीजर से इस लड़की का लेफ्ट निपल जो था वो काट दिया था और निपल को जो था प्रिजर्व करके रेफ्रिजरेटर में कई दिनों तक रखा गया और उसके बाद लड़की को फोर्स किया गया वो अपने ही निपल को जो है वो च्यू करे और उसके बाद निकल जाए। लड़की की बॉडी डिस्कवर करने के बाद उनको जेनिटल एरियाज में बर्न के और काफी ज्यादा चोटों के निशान जो थे वो देखने को मिले। और ये टॉर्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 100 में से गिने चुने 5-10 टॉर्चर थे जो कि सामने निकल कर आए थे। एट वन पॉइंट जब लड़की अकेली थी उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की किसी तरीके से, लेकिन किडनैपर्स ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद जलती हुई सिगरेट से उसकी थाई पर जो है बर्न मार्क्स डाले गए और उसकी मसल पे इस तरीके का ब्रूज डाला गया कि लड़की को चलना जो था वो भी मुश्किल हो चुका था लड़की के लिए। और साथ ही साथ विंटर्स में उस लड़की को फोर्स किया गया जाता था वो बालकनी में सोए और वो भी बिल्कुल नेकेड। 30 दिन के बाद जुंको फुरुटा के लिए यूरिनेट तक करना बहुत मुश्किल हो चुका था, जिस तरीके से उसके जेनाइटल पार्ट्स में बर्न मार्क्स थे और उसको इंटरनल इंजरीज भी हो चुकी थी अलग अलग चीजें इंसर्ट करने की वजह से। और साथ ही साथ उसकी टांगों पर, हाथों में इतने ज्यादा बर्न मार्क्स और इतनी चोटें थी कि बाथरूम तक क्रॉल करने के लिए भी उसको 1 घंटा लग जाता था। और इसके साथ साथ उसके ईयर ड्रम तक डैमेज हो चुके थे, यानी कि सुनने की शक्ति तक उसकी खत्म हो चुकी थी और जो ब्रेन था वो भी रिड्यूस हो चुका था। 44 डेज के टॉर्चर के बाद उस लड़की ने सिंपली उन किडनैपर्स के आगे भीख मांगी कि सिंपली मुझे मार दो, लेकिन लड़कों ने उसको चैलेंज किया कि उनकी एक जापानीज गेम है माजोंग डायमंड, अगर उस गेम में लड़की उनको हरा देती है तो वो लड़की को आजाद कर देंगे। तो लड़की ने वो गेम खेली और लड़की जब गेम जीत की तो किडनैपर्स को इस गेम के जीतने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन किडनैपर्स ने उस लड़की को दोबारा आयरन रॉड से मारना शुरू किया, बेसबॉल बैट से मारना शुरू किया और दोबारा से बर्न मार्क्स उसके शरीर पे डाले सिगरेट से और लाइटर से। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा माल न्यूट्रिशन उस लड़की को हुआ, पानी की कमी उस लड़की को हुई और जलाने की वजह से नेक्स्ट डे ही उस लड़की की मौत होगी। मरने के बाद उन किडनैपर्स ने इस लड़की की बॉडी को एक ड्रम में डाला और उस ड्रम को जो था वो सीमेंट से भरा और उसके बाद उस लड़की की बॉडी को जो है फेंक दिया कोटो, टोक्यो में। हालांकि जापानीज कोर्ट ने इन चारों किडनैपर का नाम छुपाने की कोशिश की क्योंकि ये चारों लड़के माइनर्स थे। ये खुद में ही शॉक कर देने वाला एक स्टेटमेंट है कि जापानीज जो कोर्ट था, वहाँ के जज थे, उन्होंने सोचा कि ये चारों लड़के जो हैं वो माइनर्स हैं, यानी कि 21 साल से कम की उम्र के हैं, तो इन लोगों का नाम जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। बट वहाँ की एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने ये सोचा, इस पूरी खबर की छानबीन की, इस पूरे केस के बारे में पता लगाया और उन्होंने ये सोचा कि ये लड़के जो हैं अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना डिजर्व नहीं करते और उन्होंने इसकी आइडेंटिटी जो है, इन किडनैपर्स की आइडेंटिटी सामने लाई। मैं आपको इनकी आइडेंटिटी जो इनके नाम बता देता हूँ, जिनमें से एक उनका जो बॉयफ्रेंड बताने की कोशिश कर रहा था, जिसने उनको रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल किया था मना करने के बाद जब ये पूरा केस हुआ, उसका नाम था हिरोशी मियानो, जो कि 18 साल का था एट द टाइम ऑफ क्राइम और उसने अपना नाम चेंज करके हिरोशी योकोयामा रखा था। और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था नो ओगुरा, जो कि सेम 18 साल का था और उसने अपना नाम चेंज करके जो कामिसाको रखा। और तीसरा जो व्यक्ति था जिसका नाम था शिंजी मिनाटो, जो कि 16 साल का था एट द टाइम ऑफ द क्राइम और कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि उसने अपना नाम नोबुहारू मिनाटो रखा। और जो चौथा राक्षस था उसका नाम था यासुशी वतानाबे, जो कि 17 साल का था। यानी कि 18, 16, 17 साल के ये लड़के, इनमें कितनी हिम्मत जो है इनमें आई कि इन्होंने ये घिनौनी हरकत जो है वो की और उसके बाद गर्व से कोर्ट में सारे बयान दिए और कितने प्राउडली इन्होंने इस पूरे वाकया को एक्सप्लेन किया। और पूरा ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने एक लड़के को 17 साल की जेल दी और जब केस चल रहा था और उसकी सजा को रिड्यूस तक किया गया और इनको बाद में रिलीज कर दिया इन लोगों को। और आज के टाइम पे ये लोग सरेआम घूम रहे हैं। इस पूरे केस से रिलेटेड काफी फिल्में भी बनी
जिसमें से कि एक डॉक्यूमेंट्री थी और एक काफी फेमस जो मूवी थी वो भी रिलीज की गई थी, जिसका नाम था कॉन्क्रीट एस्केड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस। ये काफी फेमस मूवी हुई थी, जिसमें कि इस लड़की की पूरी लाइफ बताई थी कि कैसे इस लड़की को टॉर्चर किया गया था। 2004 में एक जापानीज फिल्म कॉन्क्रीट भी निकल कर आई थी, जो कि इस लड़की की जिंदगी पर बेस है। उसके बाद 3 अलग अलग जो बुक्स थी वो भी रिलीज की गई थी, जो कि इस लड़की की कहानी के ऊपर लिखी गई थी। हालांकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक सिर्फ होक्स था, लेकिन बॉडी जैसे रिलीज हुई, बॉडी की फोटोज रिलीज की गई इंटरनेट पे, तब लोगों को जो था वो रियलाइज हुआ कि नहीं, ये एक सच्ची घटना है। लेकिन आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं और ऐसी हरकत करके भी फ्री घूम रहे हैं। आपको मैंने बताया कि 2 लड़के 18 साल के थे, एक 17 साल का और एक 16 साल का। माइनर्स होने की वजह से इनको जो सजा थी वो काफी कम सुनाई गई और उसके बाद इन लड़कों को रिलीज कर दिया गया। और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि इतना बड़ा केस होने के बाद और अरेस्ट होने के बाद भी इन लोगों को छोड़ दिया गया और आज के टाइम पर भी ये लोग सरेआम घूम रहे हैं। और न जाने ये केस सामने आया, लेकिन न जाने कितनी लड़कियों को इन्होंने अपना शिकार बनाया था, जिसके बारे में अभी तक पता भी नहीं चल पाया है। क्योंकि इस केस के बाद भी कई लोग ऐसे थे जो कि इस पूरी स्टोरी को एक होक्स बता रहे थे, एक अफवाह बता रहे थे। आज भी हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो राक्षस से भी कई ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और एक छोटी बच्ची, 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत करने के बाद भी प्राउडली सर उठाकर समाज में घूम रहे हैं। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये एक अफवाह थी या एक रियल स्टोरी है? और अगर आपको लगता है ये रियल स्टोरी नहीं है, तो आप खुद गूगल कीजिए इस केस के बारे में और इसके बारे में स्टडी कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस फैले कि ऐसे लोगों से बच के रहिए और इस दुनिया में आज भी ऐसे राक्षस सरेआम घूम रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर मी। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देसी कलबात। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। 痛かったでしょうね。苦しかったでしょうね。何も知らずに生活した自分に腹が立っています。いつもおおらかで明るい純ちゃん、文化祭の時一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように。社会人1年生の私たちも努力